नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण का भुगतान अर्थात पेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट के विषय में जानकारी प्रदान करना। हम ये पहले से जानते हैं कि सार्वजनिक ऋण वास्तव में समाज के कल्याण या देश के विकास के लिए लिया जाता है। अर्थात ये ऋण जो आर्थिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक वेलफेयर को मेंटेन रखने के लिए लिया जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में जो ये सार्वजनिक ऋण दिया जाता है ये अधिकतर दीर्घकालिक होते हैं। इनका भुगतान किस प्रकार से किया जाता होगा, अर्थात सरकार इस प्रकार के ऋणों का भुगतान किस प्रकार से करती है। क्या आम लाइफ में जैसे हम लोग ऋण लेते हैं उसी प्रकार सरकार भी उन ऋणों को चुकाती है जैसे हम चुकाते हैं? ये कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो सरकार जो ये ऋण लेती है, इन ऋणों के पीछे एक ही मकसद उन सरकार का होता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ऋण लिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कभी कभी ये ऋण वार या आपदा से निपटने के लिए भी इस प्रकार के ऋण लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऋण का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, आज हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार का क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट पे आता है और उसमें प्रश्न ये होता है कि निम्न में से कौन सा ऋण भुगतान करने की विधि नहीं है। आज हम कुछ विधियां बताएंगे, उन विधियों की आप जानकारी ले लेना। और कुछ चार ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो वास्तव में विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आइए हम देखते हैं सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधियां। सार्वजनिक ऋण के भुगतान के वास्तव में जो सबसे ज्यादा प्रमुख विधियां हैं वो ऋण अस्वीकृत करना, परिशोधन कोष, पूंजी कर, बजट में अतिरेक, ऋण परिवर्तन, आवधिक वार्षिकी, ब्याज दर में अनिवार्य कटौती और मुद्रास्फीति द्वारा लोक ऋण का परित्याग करते हैं। ये भुगतान सार्वजनिक ऋण के भुगतान के जो सबसे पॉपुलर तरीके हैं, अब दुनिया के सारे देश इसमें से कोई ना कोई तरीका अपनाता है। तो हमारे पास इतने तरीके हैं। इन तरीकों में आप सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। टीजीटी पीजीटी में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार रिपीट करता है। तो आइए क्रम से हम एक तरफ से देखते हैं ये तरीके कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हमारी जब बात हम करते हैं तो वो बात करते हैं ऋण अस्वीकृत की, डेब्ट रिडेम्पशन की। आपको वर्ड से लग रहा है कि ये ऋण चुकाने का तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत सरकार ऋण देने से मना कर देती, अर्थात रिफ्यूज कर देती है। नहीं, मैं नहीं ऋण दूंगा, वापस करूंगा, जो आपको करना हो कर लो। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो वो लोन या तो देश के लोगों से लेती है, या तो कंट्री से लेती है, घरेलू देश से लेती है, घरेलू देश से लेती है या विदेशी देश से लेती है, विदेशी देश से लेती है। दो ही तरीके से ऋण ले सकती है। ये लोन है यानी ये डेब्ट वो इन दो तरीके से लेती है। घरेलू देश से मान लीजिए लोगों ने सरकार को ऋण दिया और सरकार अनाउंस कर दे कि नहीं, हम आपका ऋण नहीं चुकाएंगे, तो वास्तव में देश के लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने मना कर दिया यानी हमारा पैसा डूब गया। लेकिन इससे सरकार की आलोचना होगी और सरकार पर लोगों का विश्वास गिर जाएगा। मान लीजिए सर कंट्री है, मान लीजिए कोई देश है, वो अपने देश के लोगों से ऋण ले, अब बाद में कह दे कि हम नहीं चुकाएंगे, तो अगली बार ऋण मिलेगा कैसे? दूसरा, अगर हम फॉरेन कंट्री से ऋण लेते हैं, विदेशी देश से ऋण लेते हैं और उसको चुकाने से मना कर देते हैं, तो विदेशी देश तो हमारे ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये ऋण चुकाने का कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन पिछले समय में कुछ देशों और सरकारों ने इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई थी, इसलिए इसको हम इसमें डालते हैं, अर्थात ऋण चुकाने की विधियों के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।
एग्जाम में एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा ऋण चुकाने की विधि नहीं है। तो यही ये ऑप्शंस अगर आपको दिखाई पड़े, ऋण अस्वीकृत कर देना, अदर सारे ऑप्शंस, अगर ये सारे ऑप्शंस हैं बट ये सारे ऑप्शंस हैं लेकिन अगर ये ऑप्शन साथ में है तो इसको ही आप टिक करना कि ये ऋण चुकाने का मेथड नहीं है, बल्कि एक प्रकार का तानाशाही है या गुंडागर्दी है, जिसके द्वारा सरकार मना कर देती है कि नहीं, इस प्रकार से हम ऋण नहीं चुकाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप सरकार की साख गिर जाती है या कभी कभी दूसरा देश हमारे देश पर अटैक कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस प्रकार ये ऋण चुकाने का मेथड नहीं है, लेकिन पुराने समय में इसको यूज किया गया था। अगर हम बात करें कम्युनिस्ट क्रांति की, तो कम्युनिस्ट क्रांति के बाद 1917 में रूस ने इस मेथड को एक्सेप्ट किया था। ये आपको प्रश्न याद रखना। कम्युनिस्ट क्रांति के बाद रूस द्वारा इस मेथड का यूज किया गया था, उन्होंने मना कर दिया था सारे ऋण चुकाने के का। अगला हमारा है परिशोधन कोष। दूसरा मेथड जो हमारा है परिशोधन कोष, सिंकिंग फंड। वो तो बड़ा पॉपुलर वर्ड लग रहा है कि सिंकिंग फंड एक प्रकार से फंड बना लिया जाता है। जैसे लोन लिया जाता है तो लोन को भुगतान के लिए, मान लीजिए हम 10 साल के लिए लोन लेते हैं, लोन के भुगतान के लिए एक सरकार फंड बना लेती है और जिसमें प्रति ईयर कुछ पैसा डालती रहती है, ताकि जैसे लोन की अवधि पूरी हो जाए उस फंड में से पैसा निकाल करके हम वापस कर देंगे किसको, जिससे हमने लोन लिया है। यानी एक प्रकार का फंड बनाना, सिंकिंग का मतलब उसमें डालते जाना, सिंक करते जाना। मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए का लोन लिया, डेब्ट लिया, मान लीजिए विदेश से डेब्ट लिया, कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए। अब मान लीजिए इसमें ब्याज की दर 0 में मान लेता हूं, सपोज दैट, लेकिन होती नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए ब्याज की दर है भी, और ब्याज टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए, तो मैं एक सिंकिंग फंड बनाऊंगा और सिंकिंग फंड में प्रति ईयर कितना, लगभग 11 इतना 1100 रुपए पर ईयर मैं इस फंड में डालता जाऊंगा। 1100 रुपए पर ईयर इस फंड में डालता जाऊंगा, क्योंकि 10 साल का ये लोन है और जैसे 10वां साल होगा लगभग 11,000 रुपए मेरे इस फंड में आ जाएगा और इस फंड के द्वारा मैं डेब्ट का भुगतान कर दूंगा। तो इस मेथड को सिंकिंग फंड मेथड कहा जाता है। इस फंड को सबसे पहले इंग्लैंड में वॉलपोल द्वारा अपनाया गया था। इंग्लैंड में वॉलपोल द्वारा अपनाया गया था। इंग्लैंड में वॉलपोल द्वारा अपनाया गया था, इस मेथड का प्रयोग किया गया था। अगला है हमारे पास पूंजी कर। पूंजी कर, इसके अंतर्गत हमारी जो पूंजी होती है, हमारा मकान, हमारी जमीन, हमारी कंपनियां, ये सारी हमारे पास एसेट्स होती हैं, कैपिटल होती है, और सरकार इस पर स्पेशल टैक्स लगा देता है। अगर आपका 1 करोड़ का मकान है, मान लीजिए 10% टैक्स देना है। इतने एकड़ जमीन से ज्यादा है तो इस पे एक 12% टैक्स देना है। आपके पास इतनी कंपनीज है, इस पे आपको 14% टैक्स देना है। लेकिन ये एक ही बार, एक पीढ़ी में एक ही बार लगाया जाता है, एक पीढ़ी में एक बार लगाया जाता है। इससे जो पूंजी कलेक्ट होती है उसको हम डेब्ट भुगतान के लिए प्रयोग में ला देते हैं। अर्थात सरकार जो पूंजीपति वर्ग के पास, जिसके पास कैपिटल अधिक होती है, उस पर एक प्रकार का स्पेशल टैक्स लगा देती है। और ये स्पेशल टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है उसका भुगतान डेब्ट के लिए कर दिया जाता है। लेकिन ये एक ही बार लगाया जाता है, 1 टाइम्स इसका यूज किया जाता है।
वास्तव में इस प्रकार के कर के लिए प्रोफेसर रिकार्डो ने अपनी सहमत जताई और कहा कि इस प्रकार का कर कोई देश का शासन लगा सकता है ताकि डेब्ट को आसानी से समाप्त किया जा सके। अगला है हमारे पास बजट में अतिरेक। बजट में अतिरेक का मतलब होता है कि हमने कोई लोन या डेब्ट ले रखा है, कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जीडीपी में ग्रोथ बहुत तेजी दिखाई पड़ती है। जिस साल जीडीपी में ग्रोथ अच्छी दिखाई पड़े, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहे, उस साल गवर्नमेंट को चाहिए कि सरप्लस का बजट बनाए और सरप्लस का बजट बनाने के बाद जितना पैसा उसके पास एक्स्ट्रा बचे उस पैसे से डेब्ट को चुका दे। क्लियर है? मतलब जिस कई साल के लिए लोन होता है, मान लीजिए 20 साल 25 साल के लिए लोन होता है, 20 साल 25 साल के लिए लोन होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हर साल हम बजट बनाते हैं, तो किसी साल डेफिसिट फाइनेंसिंग या डेफिसिट का बजट जो होता है, घाटे का बजट होता है, किसी साल सरप्लस बजट होता है। तो जिस साल इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो उस साल सरप्लस बजट बनाइए और उसका आप उसके द्वारा ऋण का भुगतान कर दीजिए। लेकिन ये मेथड वास्तव में प्रेजेंट टाइम में सभी देशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अधिकतर देश क्या होते हैं, घाटे का बजट बनाते हैं, सरप्लस नहीं डेफिसिट बजट बनाते हैं और डेफिसिट बजट बनाने के कारण डेफिसिट बजट बनाते हैं, जिससे इस मेथड का प्रयोग वर्तमान में होना बंद हो गया। अगला हमारा पॉइंट है ऋण परिवर्तन। ऋण परिवर्तन भी एक मेथड है। ऋण परिवर्तन के अंतर्गत हम कोई पुराना लोन लिए हैं तो उस लोन को समाप्त करने के लिए नया लोन ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने लोन का भुगतान कर दिया जाता है। मान लीजिए हमने कोई पर्पज के लिए 10,000 रुपए लोन लिया, डेब्ट लिया, कितने परसेंट ब्याज पर? 10% ब्याज पर। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई, अब मार्केट में ब्याज की दर घट करके 8% हो गया है। तो हमको चाहिए कि हम 8% के रेट पर 10,000 रुपए लोन ले लें और इसके द्वारा पुराने लोन को भुगतान कर दें, जिससे क्या हो जाएगा कि पुराना जो ब्याज की दर ऊंची थी वो समाप्त हो जाएगी। अब हमारे पास ऋण जो बचेगा वो तो 10,000 रहेगा, लेकिन ब्याज की दर पहले से कम हो जाएगी, दैट इज 8% हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार कम होता चला जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो हमको नए ऋण कम ब्याज पर मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पुराने ऋण जो ऊंचे ब्याज पर हैं उसके लिए नए ऋण ले लेते हैं कम ब्याज पर और उसके द्वारा पुराने ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। वास्तव में ये ऋण भुगतान नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे क्यों? ये एक प्रकार से ऋण परिवर्तन है। भुगतान थोड़ा हुआ, हमने पुराने ऋण की जगह नए ऋण लेकर के भुगतान कर दिया। मान लीजिए मैंने सोहन से 100 रुपए लिया और हमने क्या किया, दो साल बाद हमने मोहन से 100 रुपए ले करके सोहन को भुगतान कर दिया। तो ऋण भुगतान सोहन का तो हो गया, बट मेरा तो अभी जिम्मेदारी है कि अब मुझे मोहन को 100 रुपए ऋण का भुगतान करना है। तो ये एक प्रकार से ऋण का भुगतान न होकर के ऋण परिवर्तन कहलाता है। ओके, अगला हमारे पास है टर्मिनल एन्युटी, आवधिक वार्षिकी। इसके अंतर्गत सरकार किस्त बांट लेती है, किस्तों में भुगतान करने का निर्णय लेती है। किस्तों में भुगतान, आप लोग इसमें बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो लोन क्या होती है, ईएमआई में सबमिट होती है। वही मेथड यहाँ पर भी सरकार अपनाती है।
कि वो क्या करती है, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देती है वार्षिक किस्त में, और उस किस्त जितने साल का उतने साल की किस्त बना लेती है, और उसके आधार पर ऋण का भुगतान सरकार प्रतिवर्ष करती चली जाती है। तो इसके अंतर्गत सरकार आवधिक वार्षिकी के अंतर्गत सरकार एक निश्चित मियाद के लिए, समय के लिए अपने डेप्ट को, ऋण को किस्तों में भुगतान करने का निर्णय ले लेती है, और मूलधन और ब्याज को एक प्रॉपर डिवीजन कर लेती है कि मुझे 10 साल या 20 साल में भुगतान करना है, ताकि 20 ईयर होते ही पूरा ऋण का भुगतान हो जाए। इस प्रकार का वो कार्य करती है। जैसे सिंकिंग फंड के अंतर्गत भी सरकार यही कार्य करती है, बट सिंकिंग फंड अपने बैंक में बनाती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लो बना लिया, वो अपने बैंक में बनाती है। इस पे जो सिंकिंग फंड में पैसा होता है, इसका ब्याज सरकार अपने प्रयोग के लिए खुद करती है, या ब्याज कभी कभी ब्याज मिलता भी नहीं। मान लीजिए दूसरे बैंक में डालें पैसा, तो हो सकता है मुझे ब्याज मिले, लेकिन हम गवर्नमेंट है तो हमको ब्याज तो मिलेगा नहीं। तो सरकार का पूरा इस सिंकिंग फंड पे अधिकार होता है। लेकिन जब हम टर्मिनल एन्युटी की बात करते हैं, तो हम किस्त वाइज दूसरे देश को जिससे हमने ऋण लिया उसको पर ईयर भुगतान करते चले जाते हैं। तो जो वो हमारे पास संग्रह होता है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। दोनों मेथड सेम होते हैं। सिंकिंग फंड में हर साल हम कुछ पैसा डाल देते हैं, जबकि टर्मिनल एन्युटी के अंतर्गत भी हम हर साल भुगतान करते हैं, बट सिंकिंग फंड हमारे पास होता है, और जबकि टर्मिनल एन्युटी हम दूसरे देश के यहाँ किसका भुगतान करते चले जाते हैं। मान लीजिए मेरे बंदे ने 10,000 रुपए का ऋण लिया, मैं अपने यहाँ गुल्लक बना लूं, और गुल्लक में हर महीने 10 साल के लिए ऋण है, हर साल मैं उसमें 1000 डालता जाऊं, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। वो गुल्लक तो मेरा रहेगा, बट मैं बैंक को जाके किस्त भुगतान कर दूं 1000 करके, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल एन्युटी। ओके, अब हमारे पास है ब्याज दर में अनिवार्य कटौती। इसके अंतर्गत सरकार वित्तीय संकट के समय इस प्रकार का वित्तीय संकट के समय सरकार इस प्रकार ब्याज की दर में कटौती कर देती है। ब्याज की दर में कटौती, जब ब्याज की दर में कटौती कर देगी तो ऑटोमेटिक है उनके ऋण पर बर्डन भी कम पड़ेगा। भाई हमने ब्याज की दर की कटौती कर दी, तो इससे ब्याज की मात्रा घट जाएगी और ऋण का भार भी सरकार के ऊपर घट जाएगा। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज 10% के रेट पे लिया, अब सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने कह दिया कि नहीं, अब आप ब्याज दर घटा दिया, और सरकार ने ब्याज दर घटा के 6% कर दिया, तो ऑटोमेटिक मेरे ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। तो सरकार इस प्रकार भी कार्य करती है, बट ये भुगतान की असामान्य घटना है। ये सरकार नॉर्मल परिस्थितियों में कभी ऐसा कदम नहीं उठाती है। हमारा अगला है मुद्रास्फीति के द्वारा लोक ऋण का परित्याग। कभी कभी सरकार क्या करती है कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जानबूझ करके फैला देती है। जब इन्फ्लेशन फैला देती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास डेप्ट होता है, ऋण होता है, उसकी फेस वैल्यू तो अलग हो जाती है, रियल वैल्यू अलग हो जाती है। तो मान लीजिए मैंने 1950 में 10 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिया। अब 2010 में मान लीजिए 10 रुपए की वैल्यू, क्या इन्फ्लेशन के राज में ये 10 रुपए की वैल्यू बहुत कम हो गई। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो वास्तव में जो हमारे पास डेप्ट होते हैं उसका रियल वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो सरकार इस प्रकार का कदम उठाती है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन फैला देती है। इन्फ्लेशन फैलाने से जो डेप्ट होती है उसका फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में काफी अधिक डिफरेंस या अंतर पैदा हो जाता है, जिससे सरकार को बहुत कम अमाउंट चुकाना होता है, और इस प्रकार सरकार कभी कभी कदम उठाती है इन्फ्लेशन फैलाने के बाद। लेकिन मान लीजिए सरकार ने लोन लेते वक्त इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन ना किया हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है।
तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये इस प्रकार का जो दीर्घकालिक ऋण में इस प्रकार की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी लेकिन इसीलिए विश्व के अधिकतर देश जो हमें अब ऋण दे रहे हैं वो दीर्घकालिक ऋण न दे करके अल्पकालिक ऋण दे रहे हैं, ताकि इन्फ्लेशन का प्रभाव अधिक ना पड़ने पाए, ताकि हमारे ऋण की फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में अंतर ना आने पाए। तो ये हमारा था वास्तव में कर के भुगतान की विधियां, जो आपको शायद समझ में आई होंगी। और इसके अंतर्गत हमने आज आपको 8 विधियों का लगभग 8 विधियों का अध्ययन किया है, जिसमें ऋण अस्वीकृत करना था। ऋण अस्वीकृत करने के अंतर्गत सरकार डायरेक्ट रूप से ऋण चुकाने से मना कर देती है। परिशोधन कोष सिंकिंग फंड बनाती है, जिसमें हर साल सरकार पैसा इकट्ठा करती जाती है और जिस साल लास्ट ईयर में पूरा फंड उठा करके ऋण के रूप में चुका देती है। पूंजी कर रिकॉर्डो ने इसे अपनाया था और रिकॉर्डर ने सपोर्ट किया था, और पूंजी कर में उन्होंने बताया था कि कैपिटल टैक्स लगाइए और टैक्स से पाने वाले पैसे से डेब्ट को चुका दीजिए। बजट अतिरिक्त, जिस साल इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो उस साल अतिरिक्त का बजट बनाइए और उस बजट के द्वारा आप ऋण का भुगतान करिए। ऋण परिवर्तन, कम ब्याज पर ऋण लीजिए तथा पुराने ऋणों को चुका दीजिए। ऋण परिवर्तन, आवधिक वर्ष की एन्युटी, इसके अंतर्गत किस्त बना लीजिए मूलधन और ब्याज का, और उसको हर साल चुकाते रहिए। ब्याज में अनिवार्य कटौती, कभी कभी सरकार अनाउंस कर देती है कि हम ब्याज की दर में कटौती करने जा रहे हैं। इस मेथड के द्वारा भी उसके पास बर्डन काफी कम डेब्ट का बचता है, और मुद्रास्फीति के द्वारा फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में काफी अधिक अंतर आ जाता है, और सरकार का जो मॉनेटरी बियरिंग होती है वो कम हो जाती है। इसलिए सरकार स्फीति फैलाती है ताकि उसे कम भुगतान करना पड़े। तो ये हमारे पास सार्वजनिक ऋण के भुगतान के तरीके थे। हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। ये आपका वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।